गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। मैं प्रिया केवी नंबर 2 जलंधर कैंट एसएसटी की क्लास आज आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि किस तरह से जो है सविनय असहयोग आंदोलन किस तरह से जो है वो ज़्यादा वायलेंट हो गया था और वायलेंट होने की वजह से जो है गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया था। आज अब हम लोग जो है एक नए आंदोलन की ओर बढ़ते हैं यानी एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा की ओर। सिविल डिसोबीडियंस को हिंदी में सविनय अवज्ञा की ओर सविनय अवज्ञा बोलते हैं। In February 1922, महात्मा गांधी टू विदड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू वायलेंस एट चौरी चौरा। मैंने आपको बताया चौरी चौरा ईस्टर्न यूपी में एक प्रोविंस है, वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था, जिस वजह से गांधी जी ने वो मूवमेंट वापस ले लिया था। वो इमीडिएट रीज़न था हालांकि। मीनवाइल देखो इसी टाइम पे एक्चुअली में क्या हो रहा था कि देयर वाज अ डिवीजन विद इन द कांग्रेस लीडर्स में भी डिवीजन हो गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो कई सारे लोगों को बुरा भी लगा था। तो उसके उसके हिसाब से जो है बेसिकली कांग्रेस के लीडर्स में हम थोड़ा डिवीजन देख पाते हैं। सम लीडर्स जैसे कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे और वो और ज़्यादा शांतिपूर्वक तरीके से रिफॉर्म्स चाहते थे, जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर काम करके कायदे कानून ब्रिटिशर्स के जो भी नियम और कायदे कानून थे उसके दायरे में रहकर जो है वो रिफॉर्म्स इंडिया में चाह रहे थे, जिसमें आते हैं आपके सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। वाइल जबकि वहीं दूसरी ओर हमारे कांग्रेस में कुछ यंग लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये चाहते थे कि एकदम से जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसी तरह से एक नया मूवमेंट एक नया आंदोलन भारत में शुरू कर दिया जाए और वो उसी से हमें आज़ादी मिलेगी। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में लिमिट ना करें अपने मूवमेंट को। तो ये दो डिविजन्स आप देख सकते हैं। तो ये वो भी दौर था कि जब इंडिया वॉज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन। आपको पता है 1929 के दौर में जो है 19 वर्ल्ड डिप्रेशंस पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन हो रहा था। आप जानते हैं, आप लोगों ने पिछले साल हिटलर के चैप्टर में भी ये पढ़ाई करी थी। तो डिप्रेशन हो रहा था, तो वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में जो डिप्रेशन हो रहा था उससे जो है हमारे इंडिया के अर्थव्यवस्था पे, इंडिया की इकोनॉमी पे उसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे क्या क्या परेशानी हुई, एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल। जो कृषि की जितनी भी चीज़ें थी, जो अनाज वगैरह थे, उसकी जो कीमतें हैं वो मार्केट में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई। एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, जो हम एक्सपोर्ट करते थे दूसरे देशों में वो बहुत बड़े लेवल पे कम हुआ। और अब प्राइसेस फेल होंगे तो जो हमारे किसान थे वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है ठीक से सही तरह से सेल नहीं कर पा रहे थे, वो उन्हें बहुत सस्ती चीज़ दरों पे जो अपना सामान मार्केट्स में बेचना पड़ रहा था, जिस वजह से उनकी आमदनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो अपना टैक्स या रेवेन्यू जो है वो पे नहीं कर पाए थे। जब इंडिया इन सभी परेशानियों से जूझ रहा था इसी टाइम पे जो है इंडिया में जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली लोग अवेयर हो रहे थे, बहुत सारे मूवमेंट्स हो गए थे, उसको एक जवाब देने के लिए, ज़रा थोड़ा शांत करने के लिए एक कमीशन बना ब्रिटेन में, दैट इज साइमन कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन की लीडरशिप में एक कमेटी बिठाई जिसमें कुछ मेंबर्स थे और उनका डिसीजन उनका क्या उसमें उन्होंने वो कमेटी क्यों बनाई, एम क्या था कि वो अब इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाएंगे, यानी कि भारत के एक संविधान बनाने की प्रक्रिया वो लोग स्टार्ट करेंगे। बट आयरोनिकली आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने कमेटी बनाई इसमें एक भी इंडियन बंदा नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर वाज देयर इन द साइमन कमीशन। तो इंडिया के लिए आप संविधान बनाने जा रहे हो बट इंडिया का ही एक भी बंदा ना हो, तो ये बहुत ज़्यादा विरोध वाली बात थी। तो जब इसलिए ये लोगों को इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए जब 1928 में जब साइमन इंडिया में आए तो यहाँ के लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया और बहुत सारे रैलियाँ निकाली विद स्लोगन गो बैक साइमन। आप लेजेंड ऑफ भगत सिंह ज़रूर देखिएगा, वो मूवी है जिसमें आपको थोड़े बहुत सीन्स जो है इंटरनेशनल मूवमेंट के पता चलेगा। तो गो बैक साइमन के नारों से उन्हें जो है उनको जो है वो जब इंडिया में आए थे उनको दिखाया गया, ये नारेबाजी हुई इनके सामने।
और फिर उसके बाद हुआ कि 1929 दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। लाहौर में एक सेशन हुआ था, और लाहौर सेशन के दौरान क्या हुआ था, लाहौर के सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए लाहौर सेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सेशन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाहौर सेशन, लाहौर सेशन में सबसे पहले कांग्रेस ने ये डिसाइड किया वी वांट टोटल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, और वो उसके अध्यक्ष थे। और वहीं पे ये डिसाइड भी हुआ कि हर साल 26 जनवरी को जो है 1930 से लेके हम लोग अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। बट इन सब चीज़ों की, कांग्रेस के इतने सारे कदम उठाने के बावजूद भी इट गॉट वेरी लिटिल अटेंशन फ्रॉम द पीपल। लोग जो है उतने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी को महसूस हुई कि हमें एक बहुत बड़ा जो मूवमेंट है वो हमें लॉन्च करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम इसमें देखेंगे कि ये आंदोलन क्या था। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया था उस टाइम पे, जो है टैक्स का सॉल्ट, नमक पे जो टैक्स था उस पे जो उन्होंने टैक्स इंक्रीज कर दिया, और उन्होंने उसकी प्रोडक्शन पे मोनोपोली करी। पहले इंडिया के छोटे छोटे कारखाने भी नमक बनाते थे समुद्र के किनारे, लेकिन उन्होंने वो लाइसेंस उन सब से छीन के कहा कि सिर्फ हम ब्रिटिशर्स की जो कंपनी है वही अब नमक बनाया करेगी। उसका नतीजा क्या हुआ कि सॉल्ट जो है वो महंगी हो गई, नमक की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आपको पता है नमक बहुत सस्ती आती है, बट उस टाइम पे नमक की कीमतें बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई, और लोग जो है अब उस पर टैक्स भी बढ़ गया। तो गांधी जी को लगा कि अब मैं इस मौके का फ़ायदा उठा सकता हूँ, क्योंकि सॉल्ट एक बहुत बड़ा पावरफुल वेपन हो सकता है कि मैं सभी लोगों को यूनाइट करूँ। क्यों? क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है, नमक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर और गरीब दोनों इस्तेमाल करता है। नतीजा हुआ ये कि 31 जनवरी में 1930 को गांधी जी ने जो है एक, उस टाइम के हमारे वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे, इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने सारे अपने 11 डिमांड्स रखे, जिसमें एक डिमांड ये भी था कि सॉल्ट की मोनोपोली हटा दी जाए और उस पर टैक्स कम कर दिया जाए। और भी बहुत सारे किसानों के और वर्कर्स के सबके डिमांड्स थे। तो टोटल 11 डिमांड्स उन्होंने लिखी, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि अगर 11 मार्च तक इनकी डिमांड्स नहीं फुलफिल की, नहीं पूरी की, तो मैं, कांग्रेस जो है एक बहुत बड़े लेवल पे एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन वो शुरू कर देगा। हुआ ये कि इरविन को तो कोई मतलब ही नहीं था। इरविन ने जो है गांधी जी की सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए मना कर दिया। ठीक है, इरविन डिड नॉट फुलफिल द डिमांड्स। तो हुआ क्या, सो गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने जो है अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉल्ट मार्च से की, यानी नमक यात्रा से शुरू की उन्होंने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये सॉल्ट मार्च क्या है, सॉल्ट मार्च, व्हाट इज सॉल्ट मार्च? ये नमक यात्रा बहुत फेमस रहा है गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत बड़ी नमक यात्रा शुरू करी साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम गुजरात में है उनका आश्रम। उनके साथ सिर्फ 78 लोग थे, उनके साथ उन्होंने पद यात्रा की, पैरों से चल के। उन्होंने कहा कि मैं साबरमती से दांडी तक चल के जाऊंगा, बहुत दूर है, और मैं अंग्रेज़ों का विरोध करूंगा। तो पूरे 24 दिन लगे, 240 माइल थे, 24 दिन लगे उन्हें साबरमती से दांडी, गुजरात का ही एक तट है, एक बीच है, दांडी पहुंचने में उनको 24 दिन लगे। जब वो इतने दिन चल रहे थे वहाँ से साबरमती से दांडी तक, तो बीच में कई सारे गांव के लोग जो है उनके साथ जुड़ते चले गए। तो जब वो दांडी पहुंचे हैं तो हजारों लोग गांधी जी के साथ थे। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे, और उन्होंने अपने हाथों से जो है न समुंदर का पानी उबाल के उसमें से नमक निकाला, और उन्होंने जो अंग्रेज़ों का जो लॉ था कि भाई सिर्फ अंग्रेज़ की कंपनी ही नमक बनाएगी, तो उसको उन्होंने ब्रेक किया, इस लॉ को ब्रेक किया। और फिर उसके बाद गांधी जी ने कहा कि अब जो है ये शुरू, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो चुका है। तो अब जो है, अब ये आंदोलन आप सब बड़े लेवल पे उन्होंने लोगों को कहा कि ये आंदोलन शुरू कीजिए। उन्होंने क्या 2 चीज़ें बोली कि
असहयोग तो करना ही है अंग्रेजों के साथ, नॉन कॉपरेट तो करना ही है ब्रिटिशर्स के साथ, बट टू ब्रेक द कॉलोनियल लॉज। देखिए, अगर जब मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ाया था तो उसमें गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें करने के लिए कहा था। देखिए, बेसिकली टू नॉन कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स की कोई बात या उनकी कोई चीज़ इस्तेमाल मत करो। बट यहाँ पे एक नई चीज़ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नॉन कॉपरेशन तो था ही, बट उन्होंने एक और चीज़ कही कि आप लॉस को ब्रेक करो, जो अंग्रेजों ने कानून बनाया उसको तोड़ो। ये बात नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने नहीं बोली थी, ये एक नई चीज़ ऐड ऑन हो गई। ठीक है, तो इसमें भी जो नॉन कॉपरेशन में हुआ तो वो सारी चीज़ें हुई। फॉरेन क्लोथ को का बहिष्कार हुआ, उसको जलाए गए, लिक्विड शॉप्स पिकेट किए गए, लिक्विड शॉप्स के सामने जो है धरने पे लगे रुके लोग, एंट्री बंद कर दी है, और किसानों ने जो है टैक्स पे करने से मना कर दिया। कई सारे ऑफिशियल्स ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, और जंगल में जो लोग रहते थे फॉरेस्ट पीपल, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को वायलेट करके रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर एंट्री करके उन्होंने अपने जानवर को घास चराने लेके गए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब ये आंदोलन और बहुत बड़ा बड़ा होता जा रहा था, इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो अंग्रेज डर गए कि भाई इसको तो अब रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, अब नाउ ब्रिटिशर्स स्टार्टेड अरेस्टिंग मैनी कांग्रेस लीडर्स। उन्होंने क्या किया कि कई सारे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया, जिसमें से कांग्रेस के और गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं अब्दुल गफर खान और गांधी जी, दोनों को उन्होंने अरेस्ट करके जेल किया। ये गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे, उनके दोस्त थे। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान, अब्दुल गफर खान को। ठीक है, इन दोनों को जेल में डाल दिया, और भी बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स को अंग्रेज़ों ने जो है जेल में डालना शुरू किया। तो जब जेल में डाले तो अब लोग और ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंस करना शुरू किया। कई सारे गांधी जी के अरेस्ट के बाद तो खासकर ये पुलिस और लोगों के बीच का जो क्लैश था, जो मुठभेड़ था, वो और ज़्यादा बढ़ गए। लोगों के बीच में लोग पुलिस को मारने लगे, पुलिस इन रिटर्न लोगों को मारने लगी, हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया, कई सारे लोग मारे गए। तो अब ये मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया। तो अब गांधी जी जब जेल में थे तो इरविन, तो आपको पता है आंदोलन और ज़्यादा, लोग ज़्यादा भड़क गए थे। इरविन को ये समझ में आ गया कि भैया गांधी जी ही हैं जिनके ज़रिए मैं इस आंदोलन को रोक सकता हूँ। गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे उस टाइम तक, तो मुझे उनको मनाना ही पड़ेगा। तो इरविन जो है गांधी जी के पास गए जेल में, और उन्होंने कहा कि देखिए, आपने जो मुझे 11 डिमांड्स की खत लिखी थी वो मैं सारी फुलफ़िल कर लूँगा, बस आप अभी ये आंदोलन वापस कर ले लो। मैं आपको जो है ये आपके सारे डिमांड्स फुलफ़िल तब कर पाऊँगा जब आप लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे, गोलमेज सम्मेलन हिंदी में कहते हैं। देखिए, हर साल ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन पार्लियामेंट हाउस में, वहाँ पे जो है गोल मेज, बड़ा सा टेबल होता था गोल सा, उसके चारों तरफ इंपॉर्टेंट लोगों को और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते थे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होती थी। इसको हम गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को कहा, इरविन ने कहा कि प्लीज़ आप अगले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में इन्वाइटेड हैं, आप प्लीज़ आइएगा और वहाँ पे आपकी सारी डिमांड्स जो हैं वो फुलफ़िल कर दी जाएंगी। उनको ये बोल दिया, इनको गोली दे दी है। गांधी जी ने कहा ठीक है, तो मेरी सारी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो 5 अप्रैल को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, जिसमें गांधी जी ने अगेन नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो अब दिसंबर आया, दिसंबर 1931 का टाइम था, दिसंबर आया, गांधी जी गए बड़ी उम्मीदों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में, लेकिन वहाँ पे जाके असलियत पता चल गई, उनकी कोई भी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की अंग्रेज़ों ने। तो ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड इंडिया, वापस आए डिसअपॉइंट हो गए। फिर इंडिया में आके उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को रीलॉन्च किया, दोबारा से उन्होंने लॉन्च किया। लेकिन जब उन्होंने दोबारा लॉन्च किया तो लोगों का ज़्यादा जो है सपोर्ट उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बड़ा लेवल पे मूवमेंट हो जाता है, फिर गांधी जी वापस ले लेते हैं, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। तो इसमें लोगों का ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहा दोबारा से। ठीक है, इस टाइम तक आते आते कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू भी को भी